हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अस्क नर्सिंग अप यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नेफ्राइटिस, जो एक डिजीज़ कंडीशन है किडनी की। नेफ्राइटिस, द वर्ड कम्स फ्रॉम द मीनिंग ग्रीक नेफ्रोआइटिस, नेफ्रो एंड आइटिस। नेफ्रो मीन्स किडनी एंड आइटी मीन्स इन्फ्लामेशन। तो हम लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस वर्ड से समझ आता है कि द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। इट कैन कॉज डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड इन इनिशियल स्टेज। अगर हम लोग नेफ्राइटिस को इनिशियल स्टेज में ट्रीट नहीं करते हैं तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इट ऑफन स्ट्राइक डूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। जो नेफ्राइटिस स्ट्राइक मतलब कब हो सकती है? एडोलेसेंस और चाइल्डहुड के स्टेज में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस। मेनली दो टाइप्स के नेफ्राइटिस होते हैं, एक्यूट नेफ्राइटिस एंड क्रोनिक नेफ्राइटिस। एक्यूट नेफ्राइटिस क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज बाई हाइपर सेंसिटिविटी। नेफ्राइटिस जो एक्यूट नेफ्राइटिस होता है वो मेनली किसकी वजह से कॉज होता है? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जी टू ड्रग थेरेपी लाइक एनाल्जेसिक और एस्पिरिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स। जैसे कि एनाल्जेसिक और एस्पिरिन ड्रग्स जो यूज होती हैं, पेन किलर होती हैं, फॉर मतलब रेगुलर यूज करने की वजह से एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है। और कुछ ड्रग्स जो यूज होती हैं ट्रीटमेंट के लिए, ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है। और कुछ जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं उनके यूज करने से भी एक्यूट नेफ्राइटिस कॉज हो सकती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक्यूट वर्ड से भी समझ में आ गया होगा कुछ समय के लिए, और हो सकता है ये एक्यूट नेफ्राइटिस होता है। उसके बाद क्रोनिक नेफ्राइटिस क्या होता है? इट कैन सिमिलरली बी ड्यू टू द हाइपरटेंशन, polycystic disease of renal, autoimmunity, obstruction of UTI, increased blood calcium level, lead to calcium intoxication। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे टॉक्सिकेशन हो जाएगा, तो वो ब्लड फिल्ट्रेट होगा किडनी में, तो उसकी वजह से क्रोनिक नेफ्राइटिस भी हो सकता है। और हाइपरटेंशन भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से क्रोनिक नेफ्राइटिस कॉज हो सकती है। उसके बाद पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ रीनल। पॉलीसिस्टिक डिजीज़ मतलब कि क्लस्टर और सिस्ट फॉर्म अप होता है इन किडनी। ये पॉलीसिस्टिक कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ रीनल बताया गया है। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में होता है। एक ये पिक है, इसमें पॉलीसिस्टिक कंडीशन में जो है एक हेल्दी किडनी है और एक पॉलीसिस्टिक किडनी है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? सिस्ट फॉर्म में जो है येलो कलर में जो मेंशन किया गया है तो सिस्ट फॉर्म है, तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी हो गई। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। उसके बाद सब टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस। जो सब टाइप्स नेफ्राइटिस क्या होते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप लोगों को ग्लोमेरुलो वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ग्लोमेरुली में इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुली। उसके बाद सेकेंड सब टाइप्स है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ स्पेस बिटवीन रीनल ट्यूब्यूल्स is also known as tubulointerstitial nephritis। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का मतलब जो स्पेस होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के बीच में, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहेंगे। उसके बाद इसका थर्ड टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस जो है पाइलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन फ्रॉम यूटीआई रीचेज टू पाइलम और पेल्विस ऑफ द किडनी। जो यूटीआई में इन्फ्लामेशन होगा वो रीच कर जाएगा पेल्विस तक ऑफ द किडनी, वहाँ तक अगर वो इन्फ्लामेशन रीच कर गया तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसके बाद इसका लास्ट जो टाइप्स है, सब टाइप्स है, उसको हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी काज बाई लूपस इराइथेमेटस, ए डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। जो इराइथेमेटस डिजीज़ है एक इम्यून सिस्टम का, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन काज होगा उसको हम लोग कहेंगे लूपस नेफ्राइटिस।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ नेफ्राइटिस। इट में बी कॉज बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द किडनी और एक्सपोजर टू द टॉक्सिन। जैसे किसी बैक्टीरिया को जैसे इन्फेक्शन कॉज हो जाए किडनी में, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। और अभी हम लोग देखे थे इसके क्रोनिक कंडीशन में एक्सपोजर टू द टॉक्सिन, अगर हम इंक्रीज हो जाएगा ब्लड लेवल में कैल्शियम, तो उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी, उसकी वजह से एक कॉज हो सकता है नेफ्राइटिस का। इट में आल्सो डेवलप ड्यू टू एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन। एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन की वजह से भी नेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। उसके बाद एन एंटीबॉडी कैन अटैक आइदर इट सेल्फ और अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एन इम्यून रिएक्शन एंटीजन अटैच टू किडनी सेल्स। जो एंटीबॉडी होगी वो तो इटसेल्फ अगर किडनी पर अटैक करेगी, या फिर एंटीजन जो होंगे इम्यून सिस्टम को उनको स्टिमुलेट करेगी जो कि किडनी सेल से अटैच होंगी, तो भी हमारा नेफ्राइटिस कॉज हो जाएगा। उसके बाद एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी कैन कंबाइन समवेयर एल्स इन द बॉडी फॉर्मिंग एन इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड देन अटैच टू सेल्स इन द किडनी। वही बात हो गई, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ कंबाइन होंगे कहीं जगह पे और फॉर्म करेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स दैट कैन अटैच विद किडनी, जो किडनी के सेल्स होंगे उनसे अटैच होंगे, तो भी कॉज हो जाएगा नेफ्राइटिस का। आप लोगों को समझ में आ गया मे भी। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपको डाउट को क्लियर करें। रिस्क फैक्टर मतलब मे बी, जिसकी वजह से नेफ्राइटिस हो सकते हैं, चांसेस रहते हैं। तो वीक इम्यून सिस्टम, अगर वीक इम्यून सिस्टम है तो उसकी वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। अगर प्रोलॉन्ग थ्रोट कैंसर है, इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी नेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दैट कैन कॉज इन द ग्लोमेरुली। जो प्रोलॉन्ग थ्रोट कैंसर इन्फेक्शन होता है, जो उसको किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो अफेक्ट करता है ग्लोमेरुली ऑफ द किडनी को अफेक्ट, उसके ग्लोमेरुली जो होता है पार्ट होता है किडनी का, उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, अगर रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स है तो उसकी वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। अगर कोई पर्सन एक्सेसिव ड्रिंकिंग और अल्कोहल का यूज़ करता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेफ्राइटिस के। फ्रिक्वेंट यूज ऑफ पेन किलर, जैसे किसी को थोड़ा भी पेन हुआ तो तुरंत पेन किलर यूज़ कर लेता है, तो उसकी वजह से जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा किडनी पर पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी नेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्राइटिस के पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। इन्फ्लामेशन, किसी भी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इन्फ्लामेशन होगा तो इंजरी करेगा, ग्लोमेरुलस में इंजरी कर जाएगा सेकेंड स्टेज में। उसके बाद इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होंगी उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से दो कंडीशन कॉज होंगी, माइल्ड प्रोटीन यूरिया एंड माइल्ड हेमेटूरिया। माइल्ड प्रोटीन यूरिया का मतलब जो होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। अगर यूरिन में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोटीन यूरिया कंडीशन हो जाएगी। और हेमेचूरिया कंडीशन क्या होगी, अगर यूरिन में ब्लड का लेवल ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से माइल्ड हेमेचूरिया हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स कॉज ब्लॉकेज, जो सेल्स का एक्यूमुलेट हो जाएंगे जो ब्लॉकेज कॉज हो जाएंगे। अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो GFR रेट है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा GFR रेट। ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो होता है नॉर्मल 180 ml होता है, 180 लीटर होता है। उसके बाद जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ओलिगोरिया कंडीशन हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा और माइल्ड एजोटीमिया क्या होता है, हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज यूरिया क्रेटिनिन इन ब्लड, जो कि ब्लड में नाइट्रोजन कंपाउंड है जो उनका लेवल जो होगा इंक्रीज होएगा। कैसे कंपाउंड होंगे, यूरिया और क्रेटिनिन, जिसका लेवल बढ़ जाएगा नाइट्रोजन में तो एजिटेमिया की कंडीशन कॉज हो जाएगी। ओलिगोरिया क्या मतलब होता है, जो कि किसी का वेट अगर 60 kg है तो वो अगर 60 ml पर हावर यूरिन आउटपुट नहीं कर रहा है अगर, तो ओलिगोरिया कंडीशन होगी। और बच्चों में अगर 0.5 ml पर kg पर आवर, जैसे किसी बच्चे का 10 किलोग्राम है वेट तो उसको 5 ml अप्रॉक्स मतलब आधा हो जाएगा, 50% उसका मतलब यूरिन आउटपुट करना रहेगा। पैथोफिजियोलॉजी में अगर कोई भी किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स दैट साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे नेफ्राइटिस के, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू,
टायर्डनेस, थकान, क्लाउडी यूरिन, यूरेमिक, टॉक्सिन इन ब्लड, यूरेमिक मीन्स टॉक्सिन इन ब्लड, एंड पस इन यूरिन, यूरिन में पाईयूरिया मीन्स दैट पस जो हो गया यूरिन में फ्लो होगा तो इसका भी एक सिम्टम्स होगा। वेट गेन होगा, यूरिनरी रिटेंशन की वजह से वेट गेन हो सकता है, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, फीवर एंड रैशेस की कंडीशन भी आ सकती है, वोमिटिंग एंड नोजिया भी हो सकती है नेफ्राइटिस के साइन एंड सिम्टम्स में। उसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, डायग्नोसिस क्या करेंगे नेफ्राइटिस के लिए, अब वो लोग हम जानते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पहली बार, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद KFT मीन्स द किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी कितना फंक्शन कर रही है वो कलेक्ट होगा, इनपुट और जो कितना ले रहा है पेशेंट और आउटपुट कितना हो रहा है वो भी करेंगे। किडनी बायोप्सी, टिश्यू कल्चर, बायोप्सी मीन्स दैट कि लिविंग टिश्यू को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द किडनी, मतलब सेल्स को कलेक्ट करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी करेंगे, इसका ये डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है नेफ्राइटिस का, कर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन का यूज़ करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जैसे हाइपरटेंशन क्रोनिक नेफ्राइटिस में देखें हाइपरटेंशन तो हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का भी यूज करेंगे। अदर क्या मैनेजमेंट हो सकता है, डायलिसिस कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट सब लोग नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, फ्लैंक पेन होगा तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, एडिमा होगा तो उसके लिए उसका मैनेजमेंट करेंगे, और हेमेटूरिया और प्रोटीनूरिया होगा तो उसके लिए हम लोग जो कुछ कॉमन थेरेपीज यूज करेंगे जिससे कि रिलीफ मिले पेशेंट को, उसकी पोजीशन को मतलब कि कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को जिसमें कंफर्ट फील करें। उसके बाद हम लोग आप लोग इस वीडियो में जो भी समझे नेफ्राइटिस में, अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो नेफ्राइटिस। हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।